कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स का रेट दिया, अपन को मालूम है कि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो अगर आपको केडी निकालना है तो इट्स आर इंटू 1 माइनस टी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% ब्याज पे हम लोगों ने पैसा उठाया है और इंडिया में 30% का रेट ऑफ टैक्स है, ये टी डेसिमल में लेना है और रेट को फुल में लेना है, ओके, तो आपका 7% इज द केडी। सिमिलरली अगर आप बॉन्ड वगैरह डिबेंचर वगैरह इशू करते हो और इशू करने में कुछ खर्चा वर्चा वगैरह लगता है तो आपको पैसे कम मिलते पर ब्याज तो आपको पूरा देना पड़ता है, तो आपका केडी विल गो अ लिटिल बिट अप। तो इन दैट केस अगर ये 10 इंटू 1 माइनस 3 और 7% अगर फिट है इस फॉर्मूला में भी, तो इट्स 7 इंटू फेस वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई इशू प्रोसीड से 98। मान लीजिए इशू आपने 2% डिस्काउंट में किया या 2% आपका दलाली वलाली में खर्चा हो गया, सो आर इंटू 1 माइनस टी तो वही है इंटू 100 बाई 98, सो योर अल्टीमेट आंसर विल बी 7.14%। केडी का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जब सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, टैक्स रेट, रिडेम्पशन कब करेंगे, कितना में कब करेंगे, माने कितना नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, कितना पैसा रिडेम्पशन में देंगे, इशू में कितना पैसा आपको मिला, अगर सारा डेटा अवेलेबल हो तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला है विच इज केडी इज इक्वल टू आई। ये आई है, यहां आर नहीं है, इसको ध्यान देना। आई मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट पर एनम, नॉट इंटरेस्ट रेट पर एनम। So I into 1 minus t, same 1 minus 0.3 into into plus RP redemption price minus issue price divided by n number of years whole divided by RP plus IP divided by 2। तो ये फॉर्मूला सबसे बेहतरीन फॉर्मूला माना जाता है। वैसे इसका एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन भी है जहां पे KD कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग ट्रायल एंड एरर अप्रोच, IRR अप्रोच, इंटरपोलेशन के थ्रू से भी निकाला जा सकता है। सो वो केडी का एक और फॉर्मूला है, बहुत तरीका है, बट केडी का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे बेहतरीन, तीनों फॉर्मूला में सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है तो मालूम होना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। तो आपको 1 माइनस टी जहां जहां मैंने यूज किया है, देखिए 1 माइनस टी 1 माइनस टी 1 माइनस टी, आपको वो यूज करने नहीं मिलेगा। उसके बजाय आपको 1 प्लस सीडीटी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ सीडीटी देना पड़ता है, तो 1 प्लस सीडीटी हर जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां मैंने 1 माइनस टी मल्टीप्लाई किया था उसको काट करके 1 प्लस सीडीटी यूज करेंगे। लेकिन सीडीटी रेट अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन में बोला है कि सीडीटी रेट इज देयर, तभी यूज कीजिएगा, नहीं तो सीडीटी को पूरा इग्नोर कर दीजिएगा, 1 प्लस सीडीटी मत लिखिएगा, क्योंकि अब इंडिया में सीडीटी अबॉलिश भी हो चुका है। बट अगर रेट दिया एग्जाम में तो 1 प्लस सीडीटी यूज करने का है प्रेफरेंस शेयर का केपी निकालने के लिए। अगला डिस्कशन है केई कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला, अगर कोई कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है से 10 रुपया करके, तो केई इज इक्वल टू D1 बाई P0। अच्छा, हर फॉर्मूला में इंटू 100 रहेगा, ओके, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर 0.19 आंसर आया तो इट इज 19%। तो केई इक्वल टू D1, अगले साल जो डिविडेंड देंगे, डिवाइडेड बाई P0, करंट मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर का क्या है। सो केई इज इक्वल टू D1 बाई P0। क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड है तो पिछला साल जो डिविडेंड दिए होंगे सॉरी पंचू पानी पिला, पिछला साल जो डिविडेंड दिए होंगे वही अगला साल भी डिविडेंड देंगे। तो फॉर्मूला विल बी के इक्वल टू D1 बाई P0 इंटू 100। अगर डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ है, मतलब अगर आपको ग्रोथ रेट अगर मालूम है कि कंपनी इज ग्रोइंग एट फलाना फलाना ग्रोथ रेट, तो फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस जी। ये देखिए जी अलग है, प्लस जी, और ये D1 बाई P0। इसमें ध्यान ये देना है कि अगर 100 मल्टीप्लाई करने का बात होगा तो पूरा से 100 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। D1 जो डिविडेंड है, मान लो 4 रुपया डिविडेंड है, P0 मान लो मार्केट प्राइस कंपनी का 20 रुपया है, तो 4 बाई 20 D1 बाई P0 प्लस मान लो ग्रोथ रेट 9% है तो 0.09 ऐसे लिखना होगा। यहां अगर 9 लिख दिए तो सब गड़बड़ा जाएगा। सो इट्स D1 अमाउंट, P0 अमाउंट, ग्रोथ रेट डेसिमल इंटू फिर 100, मतलब आपका इफेक्टिवली के ही आएगा 4 बाई 20 प्लस 0.09 दैट इज 9%
into 100, so the ultimate answer comes 29%. So ये KE का दूसरा फॉर्मूला हो गया जहां पे ग्रोथ इज कांस्टेंट। KE का तीसरा फॉर्मूला जो सबसे ऑथेंटिक और 6 नंबर ऐसे चला दो और सबसे लॉजिकल माना जाता है सॉरी, प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसका नाम है। के इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट RF, जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट होता है, प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। बीटा आपको चिंता मत करना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ हो तो बीटा का कंप्यूटेशन का अलग फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा S बाई सिग्मा M या स्टैंडर्ड डेविएशन S बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M। ये बीटा का फॉर्मूला है। अगर बीटा नहीं दिया होगा तो ये डेटा देगा, बीटा निकाल सकते हो। अब एक डिस्कशन आया कि सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। ज्यादातर केसेस में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी माना जाता है इफ नथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब जितना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला आप उसी को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ले सकते हो। लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस, आइए मैं डिस्कशन करता हूं। अगर सम में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इशू एक्सपेंस, तो फिर के और के आर के फॉर्मूला में आप देखिए D1 बाई P0 प्लस G, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। के के फॉर्मूला में तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, D1 बाई P0 माइनस F प्लस G, लेकिन के आर के फॉर्मूला में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा। तो के आर थोड़ा ज्यादा, के आर थोड़ा कम आएगा, के ई थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि आप फ्लोट करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, तब आपका फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। रिटेन्ड अर्निंग तो आप फ्लोट नहीं करते ना, इशू नहीं करते, तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगता नहीं है। तो अगर के आर और के ई निकालने का सम आ गया एक साथ और फ्लोटेशन कॉस्ट सम में दिया हुआ, अगर नहीं दिया तो बोथ के आर के ई विल बी सेम, पर अगर दिया हुआ है तो के ई निकालते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कीजिएगा, के आर निकालते समय माइनस मत कीजिएगा। अच्छा, और एक फॉर्मूला है के आर का। अगर के ई आप निकाल चुके हैं मान लो 20%, अब बोला गया कि शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स है 30% और शेयर इशू करने का ब्रोकरेज लगता है मान लो 4%, तो के आर का ये फॉर्मूला भी बड़ा हिट फॉर्मूला है। के आर इज इक्वल टू के ई, सेम है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स इज 0, ब्रोकरेज इज 0, तो के ई इक्वल टू के आर। ऐसे भी डिविडेंड इनकम वगैरह, कैपिटल गेन इनकम वगैरह टैक्स फ्री है। लेकिन अब क्या कि डिविडेंड इनकम पे, कैपिटल गेन इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लगने लग गया है, तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है और अगर ब्रोकरेज दिया हुआ है तो फिर के आर इज इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज रेट, मीन्स 20 इंटू 0.7 इंटू 0.96, so which eventually 20 into 0.7 into 0.96 will be 13.44%. तो ये के का एक और फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डूरेंस थियोरी। डूरेंस साहब जिन्होंने बोला था कि डेट इशू करने से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि डेट बड़ा चीप आता है, उनका बोलना था कि डेट तो चीप आता है लेकिन डेट इशू करने से शेयर होल्डर के रिस्क परसेप्शन में कोई चेंज नहीं होता, के विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बेस पे उनका केओ का फॉर्मूला था के डी कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी प्लस ई प्लस के ई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई डी प्लस ई। आप अगर इसको देखेंगे कितना रुपया का डेट है, मान लीजिए डेट मान लीजिए डेट इक्विटी रेशियो, डेट 4 लाख और इक्विटी 6 लाख है तो 4:6, तो डेट केओ इक्वल टू के डी इंटू 4/10 प्लस के ई इंटू 6/10। जितना इक्विटी है वो इक्विटी का वेट हो गया 60% और डेट का वेट हो गया 40%, तो के डी इंटू 40% प्लस के ई इंटू 60%, वो केओ का फॉर्मूला।
तो इसमें क्या है कि जितना आपका डेट का परसेंटेज ज्यादा होगा, बिकॉज केडी विल नॉर्मली बी चीप, डेट सस्ता होता है, तो जितना आपका डेट का परसेंटेज हाई होगा, से इट इज 90%, तो केडी चीप है, के महंगा है, तो इट इज मल्टीप्लाइड विथ 10%, बट इट इज मल्टीप्लाइड विथ 90%, तो योर केओ विल नेचुरली कम डाउन। ये डूरंट का केओ निकालने का फॉर्मूला। मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला ये है, मोडिग्लियानी मिलर बोलता है कि के इज इक्वल टू केओ प्लस डी बाई एस इंटू केओ माइनस के डी। उनका बोलना था कि जितना ज्यादा आप डेट इश्यू करेंगे, जितना ज्यादा, उतना आपका के ई बढ़ेगा। बिकॉज आप फॉर्मूला में भी देखिए, सिंपल है, डेट अगर ज्यादा हुआ, ये न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, के ई बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि डेट अगर बैलेंस शीट में बढ़ता है तो रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, और शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन का नाम ही तो के ई है। तो मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू के ओ प्लस डी बाई एस, ये शेयर है, डी बाई ई भी बोल सकते हो, इंटू के ओ माइनस के डी। अच्छा, मोडिग्लियानी मिलर का वैल्यूएशन का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स तो नॉर्मल वैल्यूएशन जैसे निकालते हो, पफेस बाई के इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसमें डेट जोड़ दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। पर आफ्टर टैक्स मोडिग्लियानी मिलर ने बोला था कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म से वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म थोड़ा ज्यादा रहेगा, और कितना ज्यादा रहेगा, बाय द अमाउंट डी इंटू टी। तो उन्होंने बोला कि डिबेंचर इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग होता है, उसका अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का पीवी, वो निकलता है डी इंटू टी, डिबेंचर इंटू टैक्स रेट। तो उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, और ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी आप अगर देखेंगे तो पफेस ही है, तो इट्स पफेस डिवाइडेड बाई के। सो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई के, और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आएगा, दैट प्लस डी इंटू टी। दिस डी इंटू टी इज नथिंग बट इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू। So value of levered firm will always be higher than value of unlevered firm, और दोनों के बीच का gap will be D into T, and that D into T is nothing but the present value of interest tax saving। तो ये जो मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला है, दोनों ये आफ्टर टैक्स वाले सम्स में यूज होगा, आफ्टर टैक्स वाले सम्स में।